हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग एक चार्ट को एनालाइज करेंगे। यहाँ पे ये चाइल्ड बर्थ के लिए एक चार्ट मेरे पास में आया है, एक सब्सक्राइबर का ही। तो उनका मुझे एक एनालिसिस करना ही था, तो आई थॉट क्यों ना एक वीडियो बना लिया जाए। तो यहाँ पे जो ये चार्ट है, हस्बैंड और वाइफ दोनों का चार्ट है। तो अभी मैंने जो चार्ट लगाया एक वाइफ का चार्ट है। हमको इसमें वो काफी टाइम से दे आर ट्राइंग टू हैव अ बेबी, बट कुछ लिमिटेशंस वहां पे आ रही हैं। तो हमको एस्ट्रोलॉजिकली ही आइडेंटिफाई करना है कि क्या प्रॉब्लम है और क्या उनको चाइल्ड बर्थ का प्रॉमिस है या नहीं। तो ये चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया है। केपी के नियम यहाँ पे हम लगाएंगे। तो केपी के रूल्स के हिसाब से एज यू नो 2, 5 और 11 ये जो है चाइल्ड बर्थ के लिए होते हैं। फिफ्थ हाउस जो है वो फर्स्ट चाइल्ड बर्थ के लिए, तो हमको यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड की ही पॉसिबिलिटीज को देखना है। 1, 4, 10 जो है वो उसके नेगेटिव हाउस हो जाएंगे, तो उनको भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप भाव कुंडली को देखेंगे तो फिफ्थ हाउस का स्वामी जो यहाँ पर है वो है शनि, जो कि वहां से 12th हो गया है। तो यानी पांचवें भाव का संबंध अपने 12वें भाव से बन गया है। मोटा मोटा एक हमको ये थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे दिखती है। उसके अलावा आप ये देखिए कि शनि जो है यहाँ पे वो चंद्रमा के नक्षत्र में है, और चंद्रमा थर्ड हाउस में राहु के साथ पे है। और फिफ्थ हाउस जो है वो मंगल के नक्षत्र में है, और मंगल जो यहाँ पर है वो यहाँ से फिफ्थ से फोर्थ है, यानी 9th हाउस के अंदर है। अब हम थोड़ा सा केपी के सिग्निफिकेटर्स को खोल के देखते हैं कि क्या सिग्निफिकेटर क्या कहते हैं। तो ये सिग्निफिकेटर टेबल मेरे पास में है। यहाँ पर आप पहले देखें कि 2, 5 और 11 से संबंध बनाने वाले कौन से ग्रह हैं, यानी कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं जो 2, 5 और 11 से संबंध बनाते हैं और पांचवें भाव के मुख्य कारक बनते हैं। अभी सूर्य को देखिए, वो 3, 12, 11 और 12 का संबंध बना रहा है, यानी 1, 4, 10 का संबंध नहीं है, लेकिन 11th हाउस से यहाँ पे संबंध बनता है। चंद्रमा यहाँ से 9 और 3 और 11 के साथ संबंध बनाता है। मंगल जो है वो 2, 5, 11 का संबंध नहीं है, ना 1, 4, 10 का है। बुध जो है 1 और 10 का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर यहाँ पे बन रहा है, और 2, 5, 11 का सिग्निफिकेटर नहीं है। तो बुध हमारे लिए जो है वो एक नेगेटिव कारक बन गया। देन गुरु को अगर आप यहाँ देखेंगे, वो 12 का सिग्निफिकेटर बनता है और साथ ही साथ 4 का भी बनता है, लेकिन यहाँ पर भी 2, 5 और 11 का संबंध यहाँ पे नहीं बनने के कारण गुरु भी हमारे लिए पॉजिटिव नहीं रहा। तो बुध और गुरु। फिर शुक्र को आप देखिए तो वो भी 2 के साथ संबंध बना रहा है, और 1 के साथ भी संबंध स्ट्रांगली बना रहा है। तो 2 से पहले वो 1 का बी लेवल का सिग्निफिकेटर हो गया, तो ये भी एक वीक सिग्निफिकेटर हमारे लिए बन जाता है। सैटर्न को आप यहाँ देखेंगे जो कि अब पंचमेश है, वो जो है 4th हाउस का सिग्निफिकेटर बन जाता है बी लेवल का। साथ ही साथ वो 11 और 5 का भी सिग्निफिकेटर बनता है सी और डी लेवल पे। तो यहाँ पर इससे थोड़ी सी उम्मीदें हमको दिखती है, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक भी ये दिखाता है। राहु को अब अगर यहाँ देखेंगे तो वो 9 और 3 के साथ में है, और केतु जो है 9, 9, 9, 3, 8 के साथ में है, तो वो भी कोई संबंध यहाँ पे नहीं दिखाता है। एक चीज जो हमको यहाँ पे देखनी है वो ये है इस कुंडली में कि राहु जो है वो चंद्रमा के साथ युति पे है, और मंगल केतु जो है मंगल के साथ युति में है। तो युति संबंध के कारण राहु चंद्रमा का रिजल्ट देगा, और केतु जो है मंगल का रिजल्ट भी देगा अपनी दशा के अंदर। तो मंगल, चंद्रमा और मंगल जो है इस कुंडली के अंदर अगर आप देखें तो हमने वो देखा था कि चंद्रमा जो है वो तो दोनों ही जो है कोई अच्छे स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर 2, 5, 11 के बन के नहीं आते। चंद्रमा 11 का सिग्निफिकेटर बनता है, लेकिन वो डी लेवल का जाके बनता है। तो सिग्निफिकेटर्स लेवल पे देखने पर हम लोग एक ही चीज तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है थोड़े से ग्रहों की पोजीशन चाइल्ड बर्थ के लिए वीक है। कुछ उम्मीदें हैं, लेकिन वो थोड़ा सा वीक चल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पर ग्रहों के संबंध 9 से बनने के कारण, 1 से बनने के कारण, 4 से बनने के कारण हम थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि क्योंकि ये स्त्री की कुंडली है, तो वहां पे कुछ ओवरीज में कुछ समस्याएं हो सकती है। पॉसिबल हो कि इनके जो है मंथली में भी कुछ इश्यूज आते हों। यहाँ पर इनके हस्बैंड की कुंडली है, इसको भी हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप फिफ्थ हाउस में देखेंगे तो कर्क राशि है, और जिसका स्वामी है चंद्रमा, जो कि 10वें भाव में आ गया है। तो सीधा सीधा फिफ्थ हाउस का 10th हाउस पे एक संबंध हमको बनता हुआ दिख रहा है। और चंद्रमा जो है फिफ्थ अपने से 6th हाउस में गया हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हाउस में। दूसरा, चंद्रमा को अगर आप यहाँ देखें तो वो है सूर्य के स्टार में,
और सूर्य जो यहाँ पर है वो आपका 6th हाउस में प्लेस्ड है। 5th हाउस का जो स्टार है, जिस स्टार में वो आ रहा है वो सैटर्न है, और सैटर्न जो यहाँ पर है वो 8th हाउस में दिख रहा है। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे केपी के सिग्निफिकेटर्स को देख लेते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो सूर्य जो है वो 6th हाउस को डिनोट करता है, तो 1 2 5 11 नहीं है। 1 4 10 का भी सिग्निफिकेटर नहीं बनता है। चंद्रमा जो है वो 10th हाउस का सिग्निफिकेटर बनता है, 5th हाउस का भी बनता है, लेकिन 10th का वो स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बनता है क्योंकि वो बी लेवल पे है। मंगल जो है यहाँ पर 5th हाउस का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बन रहा है, 2nd हाउस का सिग्निफिकेटर है, और कहीं पर भी वो 1 4 और 10 का सिग्निफिकेटर नहीं बनता। तो मंगल इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बन के निकल रहा है 2 और 5 के लिए। तीसरा हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं बुध के लिए। तो बुध यहाँ पर 4th हाउस का सिग्निफिकेटर बन के आ रहा है। गुरु है यहाँ पर 1 और 10 का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बन के आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो 5 और 11 का सिग्निफिकेटर भी बन के आता है, लेकिन वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना स्ट्रॉन्ग मंगल है। फिर हम लोग यहाँ पे देखें शुक्र को, तो शुक्र यहाँ पे 5th हाउस का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बन के आ रहा है, और सैटर्न को अगर आप देखेंगे तो 11th हाउस का और 1 और 10 का भी स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बन रहा है, साथ साथ वो 11th का भी स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बन रहा है। राहु जो है वो 5th हाउस का सिग्निफिकेटर बन चुका है स्ट्रॉन्ग, और केतु यहाँ पे 1st हाउस का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बन गया है। एक और चीज जो यहाँ पर देखने लायक है कि राहु और केतु को फल भी और देने हैं, लेकिन इन पे किसी की दृष्टि नहीं है राहु और केतु के ऊपर। और दूसरा, राहु को फल देना है जिस राशि में वो स्थित है, और केतु को फल देना जिस राशि में वो स्थित है। तो राहु जो है वो गुरु के राशि में है, और केतु जो है वो बुध की राशि में है। तो गुरु और बुध का भी ये जो है अपना फल देंगे। तो गुरु यहाँ पर जो है वो तो स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बन के आ रहा है, और बुध जो है वो यहाँ पर 4th का सिग्निफिकेटर बन के आ रहा है। तो बुध की राशि में केतु था, तो केतु यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर नहीं बन पाता अपने दशा भुक्ति के अंदर। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो केवल और केवल एक मंगल ही ऐसा ग्रह निकल के आ रहा है जो स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बनता है बर्थ के लिए। गुरु भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बन के आता है, लेकिन कहीं ना कहीं वह उसको डिनाई भी करता है। तो ओवरऑल अगर हम दोनों हस्बैंड और वाइफ की कुंडली को देखें तो यहाँ पर उतने स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस बन के नहीं आ रहे हैं, और ये इतने स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस नहीं बनने के कारण यहाँ पर डिले दिखता है। ठीक है, अब ये डिले कब तक रहेगा, क्या रहेगा, इसका हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि राहु जो था वो भी एक सिग्निफिकेटर बन रहा था, क्योंकि वो गुरु को रिप्रेजेंट करता है, और गुरु यहाँ पर 1 और 10 के साथ साथ में 5 को भी रिप्रेजेंट कर रहा था। वो भी स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बन रहा था, लेकिन उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं। तो यहाँ पर हम उसको न्यूट्रल मान लेंगे। राहु खुद 5th हाउस का सिग्निफिकेटर बन रहा था एज ए राहु, बट राहु एज ए गुरु क्योंकि वो 1 और 10 को भी दिखाता है, तो वो थोड़ा सा वीक बन जाता है। ये दो दशाएं यहाँ पर हमको दिखती है कि जो यहाँ पर उनको मैरिज देनी चाहिए थी। जब ये क्वेश्चन लगा है, जब पूछा गया है, तो इस दशा में उनकी शादी नहीं हुई। वो क्यों नहीं हुई, वो मैंने काफ़ी वीडियोस में एक डिटेल बाय डिटेल जाके बताया है। उस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी हम इस गुरु पर फोकस करते हैं कि क्या ये गुरु जो है इनको चाइल्ड बर्थ दे सकता है, नहीं दे सकता। तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो अभी गुरु जो है 2026 तक रहना है। गुरु जो है वो नेचुरल सिग्निफिकेटर भी है चाइल्ड बर्थ का, तो यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा पॉजिटिव भी मान सकते हैं। तो इस गुरु की भुक्ति को भी हम यहाँ पे ले लेते हैं। गुरु की भुक्ति के अंदर अगर आप जाएंगे आगे, तो यहाँ पर गुरु की भुक्ति पहले लगती है। तो यहाँ पर आप अगर देखें तो सैटर्न जो है वो हमारे लिए काम का नहीं है, बुध हमारे लिए काम का नहीं है, केतु हमारे लिए बिल्कुल काम का नहीं है, शुक्र काम का नहीं है, सूर्य काम का नहीं है, चंद्रमा काम का नहीं है, मंगल हमारे लिए काम का है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बन के आता है, और राहु भी हम यहाँ पर ले सकते हैं एक लेवल पे। ठीक है, तो ये दो समय जो हमारे यहाँ पर है वो हम लोग जहाँ पर कह सकते हैं मंगल स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बन के आ रहा है, और राहु भी स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बन के आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखो गुरु जो है वो 5 का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर होने के साथ साथ 1 और 10 का था, और फिर मंगल जो है यहाँ पर वो बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बन के आ गया। तो यहाँ पर 4 का अभी कहीं पे भी रोल आया नहीं है। वापस में अगर सिग्निफिकेटर्स के टेबल्स को देखें अगर अपन, तो गुरु जो था वो 4 का सिग्निफिकेटर नहीं था, 1 और 10 का सिग्निफिकेटर था। और हमने यहाँ पे जो बोला है मंगल, वो भी 4 का सिग्निफिकेटर बन के नहीं आ रहा।
और हमने यहाँ पे जो नेक्स्ट बोला है यहाँ पे राहु, वो भी यहाँ पे 4 का सिग्निफिकेटर नहीं बनता, और राहु एज गुरु भी 4 का सिग्निफिकेटर बन के नहीं आ रहा। तो ये बड़ी हम कह सकते हैं कि वो टाइमिंग है जहाँ पर इनकी हाई पॉसिबिलिटी है कि इनको चाइल्ड प्रॉमिस जो है इनका फुलफिल हो सकता है यहाँ पे। और मंगल और राहु में भी ये 2025 वाला जो समय है, यानी 2009-25 से 10-25 वाला जो टाइमिंग इनका रहेगा, वो मोस्ट प्रोमिनेंट टाइम रहेगा जहां पर इनका चाइल्ड बर्थ का प्रॉमिस हो सकता है। अगर इससे पहले आप देखते हैं चंद्रमा को, हम देखते हैं मंगल से पहले चंद्रमा, तो चंद्रमा, शुक्र, सूर्य और चंद्रमा, इसको अगर आप देखें तो यहाँ पर शुक्र जो है वो 4th हाउस का सिग्निफिकेटर नहीं है, 5th हाउस यहाँ पर आ जाता है, तो शुक्र यहाँ पे बेटर, यहाँ पे एक अच्छा काम देगा। फिर यहाँ पर जो है आप देखें सूर्य, सूर्य जो यहाँ पर है वो किसी तरह से 5, 4, 5 और 11 का सिग्निफिकेटर बन के नहीं आता, तो इसको हम छोड़ सकते हैं सूर्य वाली दशा को। चंद्रमा यहाँ पर जो है वो 10 का सिग्निफिकेटर बनता है, तो ये भी हमारे लिए काम का नहीं है। और मंगल तो हमने कहा ही है, चंद्रमा, मंगल और शुक्र 2025 5, और केतु भी यहाँ पे सही नहीं था, क्योंकि केतु एज अ बुध का फल देना है, और बुध जो है यहाँ पे वो 4th का सिग्निफिकेटर बन रहा है, तो बुध भी यहाँ पे सही नहीं है। शनि को हमने देखें तो वो 11th हाउस का सिग्निफिकेटर के साथ साथ 1 और 10 का सिग्निफिकेटर भी बनता है, तो वो कुछ हद तक चाइल्ड बर्थ तो नहीं देता, बट ठीक है, वो उसका डिनाइल भी यहाँ पे उस लेवल पे नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे सैटर्न जो है, सैटर्न और ये जो वीनस की दशा है, यहाँ पर थोड़ा सा दे कैन ट्राई टू गो विद द प्लानिंग एंड ऑल, तो वो कुछ आगे के टाइम में हेल्प करेगी। अगर वो उस प्लानिंग में जाते हैं शुक्र की दशा के अंदर, तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो 10th से ये 2 का जो टाइमिंग रहेगा 26 वाला, यहाँ पे इनको वो हाई पॉसिबिलिटी बन जाती है चाइल्ड बर्थ की। अब साथ ही साथ हमने ये अभी तक तो हस्बैंड की कुंडली देखी, जहाँ पर हमको 2025 अक्टूबर 25 और से सितंबर, बेसिकली सितंबर 25 से फरवरी 26 तक का टाइमिंग हमको लगता है, बट ये टाइमिंग क्या वाइफ के लिए भी फेवरेबल रहता है, उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो वाइफ की चार्ट में हमने देखा था, तो वाइफ के चार्ट में एक बार वापस हम लोग थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं और देखते हैं कि कौन 5th हाउस का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बनता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 5th हाउस में केवल ये सैटर्न जो है वो 5th हाउस का सिग्निफिकेटर बनता है, लेकिन वो 4th का भी स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर यहाँ पे बन के आ जाता है। गुरु जो है वो नेचुरल सिग्निफिकेटर है, लेकिन वो 4th हाउस का सिग्निफिकेटर भी बन रहा है यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक यहाँ पर है। उसके अलावा 5th हाउस का और कोई भी सिग्निफिकेटर यहाँ पर इस बर्थ टाइम के हिसाब से तो नहीं दिखता। इतनी उम्मीद है वो परमात्मा के हाथ में है, लेकिन हम तो देखते हैं कि टाइमिंग सैटर्न जो है, अगर उसको हम फिक्स करते हैं, और उसके अलावा अगर हम न्यूट्रल को देखें यहाँ पे, तो ये सूर्य है, ये न्यूट्रल है, चंद्रमा यहाँ पे न्यूट्रल है, और 3 और 8 मंगल भी यहाँ पे थोड़ा न्यूट्रल है, 9th हाउस का यहाँ पे अपीयरेंस है, बट 8th हाउस सर्जरी को दिखाता है। बुध यहाँ पे फेवरेबल नहीं है। देखो यहाँ पे 4th हाउस का सिग्निफिकेटर, प्रॉब्लम ये है कि 4th हाउस के यहाँ पे 2 सिग्निफिकेटर हैं, एक तो गुरु और सैटर्न जो है वो 5th हाउस सिग्निफिकेटर भी बन गया है यहाँ पे, ठीक है। और केतु और राहु यहाँ पे है, जो कि 5th हाउस का सिग्निफिकेटर नहीं है, 9th हाउस है, 9th हाउस से काफ़ी सिग्निफिकेटर यहाँ पर आ रहा है, तो ऐसा लगता है कि ये जो महिला है ये थोड़ी स्पिरिचुअल साइड में होनी चाहिए। राहु और केतु जो है उनकी युति जो है वो चंद्रमा और मंगल से है, और चंद्रमा हमने कहा था कि वो थोड़ा न्यूट्रल है यहाँ पे, और मंगल जो है वो यहाँ पे न्यूट्रल है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 2025 का जो टाइम था, 2025-26 जो सितंबर से लगा कर फेब तक का था, उसमें इनके ग्रह क्या कहते हैं। तो यहाँ पे 2025 का अगर हम देखें तो उस समय जो दशा लगनी है अभी जो चल रही है वो चंद्रमा की दशा चल रही है, और चंद्रमा हमने यहाँ पे देखा था कि वो यहाँ पे न्यूट्रल है, 11th हाउस है, लेकिन वो न्यूट्रल है, तो 11th हाउस इच्छा पूर्ति का हाउस है, तो इच्छा पूर्ति यहाँ पर कुछ हो सकती है, बट वो किस जगह की इच्छा पूर्ति होगी, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो यहीं पे चंद्रमा के अगर अपन जाएं तो यहाँ पर अपने को अभी जो उनकी दशा चल रही है वो गुरु की चल रही है, वो 2024 तक है। उसके बाद में सैटर्न की दशा आएगी, वो 2026 तक है।
अब देखिए समय यहाँ पर भी वैसा वही आ रहा है, सैटर्न की दशा आ रही है, वो फेब 26 तक इसको अगर करें 2026 को, तो यहाँ पे गुरु है, फिर राहु है, और राहु को इस कुंडली में चंद्रमा का देना है, तो राहु यहाँ पे न्यूट्रल, राहु और दोनों वो न्यूट्रली थे। फिर मंगल यहाँ पे, चंद्रमा, सूर्य, केतु, बुध, शनि, सैटर्न यहाँ पर है जो कि कारक है। बुद्धि, सैटर्न जो है यहाँ पे कारक है। बुध, केतु, शुक्र, सूर्य और फोर्थ हाउस का सिग्निफिकेटर गुरु बनता है, और यहाँ पे राहु। तो 2025 में अगर हम देखें तो इनका मंगल का रहता है, चंद्रमा और शनि हमने फिक्स किया, शनि बिकॉज ऑफ फिफ्थ। लेकिन क्या यहाँ पर मंगल जो हम बोल रहे हैं, यानी जो मंगल है वो यहाँ पर किसी भी नेगेटिव कारक हाउस में नहीं आ रहा है। लेकिन देखिए वो फिफ्थ का कारक तो बनता नहीं है इस बर्थ चार्ट के हिसाब से अभी। तो फिर राहु जो है वो 9 और 3 में आता है, और राहु ने फल देना है चंद्रमा का, जो चंद्रमा भी 9 और 3 और 11 में आता है, यानी 11th हाउस यहाँ पे फिर आ गया, यानी फिफ्थ हाउस यहाँ पर आया, 11th हाउस का यहाँ पे फिर सपोर्ट मिल जाता है इसमें 12-25 के अंदर। फिर गुरु जब वापस आएगा तो गुरु ने जो है वो फोर्थ हाउस का भी फल देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक जो टाइमिंग अगर देखें निकल के आती है, बिकॉज ऑफ चंद्रमा, शनि और राहु, ये समय जो है यानी 9 से 12 का, ये समय में इनकी चार्ट में कुछ चांसेस है जहाँ की चाइल्ड बर्थ होने के कुछ उपाय हो सकते हैं, यानी हो सकता है यहाँ पे चाइल्ड बर्थ। और दूसरा इनको जो है यहाँ पे देखिए, ये चंद्रमा, सूर्य, शुक्र जो थे ये सपोर्टिंग हाउसेस हैं, मतलब ये नेगेटिव इतने नहीं थे, तो यहाँ पर ये कुछ देख सकते हो। फोर्थ हाउस का भी सिग्निफिकेटर और फिफ्थ हाउस का सिग्निफिकेटर, ये जो दो बन रहे हैं वो गुरु और यहाँ पे सैटर्न ही बन रहे हैं। तो ये जो टाइमिंग है यहाँ पे दे कैन ट्राई फॉर कंसीविंग द बेबी, एंड ये जो टाइमिंग रहेगा ये उनका रह सकता है। लेकिन देखो यहाँ पे प्रॉब्लम्स तो आनी है, तो उनको बहुत बेड रेस्ट वगैरह की जरूरत पड़ेगी, बहुत ध्यान देना पड़ेगा अपनी हेल्थ को लेके। और शुड दे गो विद द आईवीएफ टाइम, दे कैन गो विद द आईवीएफ, दे कैन ट्राई इट, इसमें इनका सक्सेसफुल रहना चाहिए। लेकिन चांसेस थोड़ी सी वीक हैं, तो इनको थोड़े से कुछ रेमेडीज की तरफ भी जाना पड़ेगा, जो हीलिंग रेमेडीज होंगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे बर्थ से रिलेटेड चीज़ है, तो बर्थ से रिलेटेड चीज़ को अगर अपन देखें तो धरती तत्व यानी पृथ्वी तत्व जो होता है वो प्रजनन तत्व है, और वायु तत्व इसमें सपोर्ट करता है, ठीक है, और आकाश तत्व, ये तीनों तत्व सपोर्ट करते हैं। तो इस चार्ट में आकाश तत्व, वायु तत्व और अग्नि और पृथ्वी तत्व, इसकी थोड़ी सी कमी है। अगर वहां पर ही थोड़ा सा बैलेंस आउट करें इस ड्यूरेशन के टाइम, इस ड्यूरेशन से पहले, यानी अक्टूबर स्टार्ट होने से पहले, अब तो हो ही गया है लगभग, अगर ये स्टार्ट कर दें उस तत्वों को बैलेंस करना, एंड देन दे ट्राई आफ्टर 3 to 4 months, तो यहाँ पे काफी चांसेस रहेंगे उसके अपलिफ्ट होने के। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये समय जो इनका है सही जाएगा, और आई प्रे कि यहाँ पे थोड़ा सा कुछ सपोर्ट मिले इनको, और इनके घर में खुशहाली आए। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे बंद करता हूँ। धन्यवाद।